हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे, बढ़िया से अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही होगा, आज सीबीएसई का एक नोटिस आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जल्द ही आप लोगों की जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो, अच्छे से अपने आप का टाइम मैनेज कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना नहीं देना है। तो आ जाते हैं दोबारा से वापस अपना जो चल रहा है सिनेरियो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर जो बेस्ड है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमारे 4 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, तो ये आपका जो है 5वां पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट के बाद मेरे ख्याल से एक और पार्ट आएगा जहां पर आप लोग और 10 क्वेश्चन डिस्कस करोगे चैप्टर नंबर 1 से। तो इस हिसाब से लगभग हम चैप्टर नंबर 1 से लगभग ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके होंगे। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया है, किस तरीके से लगा है, क्या हमने लॉजिक वहां पर यूज करा है, सारी चीजों का हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करते ही करते हैं। तो इसी तरह से मतलब आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इसी के साथ हम आज की जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, ये देखिए डाइपोल लेंथ भी दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर मेंशन होगी फिगर में। इट इज प्लेस्ड नियर लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ज दे रखा है, दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, है ना? तो इसकी वजह से आपको बताना है कि ये जो डाइपोल रखा है, इस डाइपोल पर कितनी फोर्स जो है लग रही होगी, ये आपको बताना है। बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों की फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, यानी कि चार्ज अगर आपको पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो इन दोनों चीजों की हेल्प से आप बहुत आसानी से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, ये वाले पॉइंट को 1 और ये वाले पॉइंट को हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ जो चार्ज है वो Q1 और यहाँ पर रखा चार्ज जो है Q2 हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये जो 1 वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो लाइन चार्ज है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग अलग होगा। पहले पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, मैंने मान लिया। और दूसरे पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2, ये भी मैंने मान लिया। तो E1 और E2 पहले ये कितना है आप लोग ये फाइंड कर लीजिए। आप फिर उसके बाद बहुत ही इजीली ये वाला फॉर्मूला यूज करके फोर्स पता कर लोगे। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का, आप लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे आप लाइन चार्ज की वजह से, तो वो फॉर्मूला रहा करता है बेटे ये वाला, है ना? अब डिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ डिस्टेंस को मैंने R1 मान लिया। और E2 के लिए इसी तरीके से मैं क्या कह दूंगा, K2 लैम्डा अपॉन R2 कह दूंगा। यहाँ पर E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 × लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है वो क्वेश्चन में। कितना दे रखी है बच्चों? 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये वाले डिस्टेंस को मैं R1 मान लूंगा, जो पॉइंट 1 तक का चार्ज, पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस है, इसको मैंने R1 मान लिया। जो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटी को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद मैंने कैंसिलेशन किया, 9 × 36 आ जाएगा यहाँ पर। और पावर कितनी आ जाएगी? 9 में से 4 गया 5 और नीचे से 2 आया 7। तो ये आ गई भाई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। देखो आपने पहले पार्ट के लिए तो कैलकुलेट कर लिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसी कैलकुलेशन की हेल्प ले सकते हो दूसरे वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के टाइम पर। देखो पहले तो आप एक काम करो, फॉर्मूला लिख लिया और वैल्यूज को भी सभी को ऐसा का ऐसा ही रख दीजिए। ये देखिए हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। और फिर अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में भी आप वैल्यू को ऐसा ही रख दीजिए। आप यहाँ सिर्फ देख रहे होगे एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा है। मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E2 वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E1 का भी हाफ आएगी। E1 का हाफ आएगी, मतलब आप कह सकते हो 18 × 10⁻⁷, ये आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाली जो कैलकुलेशन थी इसी का यूज कर लिया यहाँ पर, और अपना टाइम सेव कर लिया। एग्जाम में देखो जितना ज्यादा आप टाइम सेव करके चलोगे और एक्यूरेसी से क्वेश्चन करोगे, यही चीज बताएगा आप लोगों के कितने बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अब जो है हमें फोर्स पता करने में कठिनाई नहीं होगी। F1 हो जाएगा बेटा Q1 E1, और F2 हो जाएगा मेरे बच्चे Q2 E2। ठीक है, फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। Q1 हो जाएगा ये वाला चार्ज, निगेटिव वाला। बट आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पर। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है, चलो अच्छी बात है।
आप यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो और स्केलर फॉर्म में भी कर सकते हो। मैं आपको स्केलर फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को यूज करते हैं, इजी पड़ता है इससे थोड़ा सा। देखो फोर्स जो लगेगी इस वाले चार्ज पर, वो लगेगी ये जो लाइन चार्ज है इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो दूसरे वाले पर फोर्स लगेगी लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज से दूर जाते हुए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब आप देख सकते हो दोनों डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। तो जो नेट फोर्स बनेगी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो नेट फोर्स बनेगी वो क्या होगी, वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट जा रही है। अब सब्ट्रैक्शन होगी तो किस में से क्या घटाएं हम, F1 में से घटाएं कि F2 में से घटाएं? तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना। लेकिन आप लोग ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। रीजन क्या है उसका? भाई अभी अभी हमने फॉर्मूले में भी देखा था कि ई जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जिसके लिए आर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये ई टू कम हो जाएगा, ई वन ज्यादा, उसकी वजह से एफ वन ज्यादा हो जाएगा और एफ टू क्या हो जाएगा, कम। तो एफ वन माइनस एफ टू कर देंगे, लेकिन उससे पहले कैलकुलेट तो कर लो, है ना। तो एफ वन की वैल्यू हो जाएगी, क्यू वन चार्ज रख देंगे हम 2 × 10⁻⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है 36 × 10⁻⁷। इसको आप सॉल्व करोगे तो 36 कितना आ जाएगा, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 36 × 2 = 72। 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। ये फोर्स आ रही है F1, इसको मैं अगर लिख लूं डेसिमल में तो ये आ जाएगी 7.2 न्यूटन। कितनी फोर्स आ गई? अभी दूसरी फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये F2 कैलकुलेट करेंगे अब हम, F2 कैलकुलेट करेंगे। चार्ज तो देखो, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, हाफ थी। तो आप एक काम करो, वैल्यूज लिख लो, जैसे पहले हमने टाइम सेव करा था ना कैलकुलेशन में, ऐसे ही इस बार भी कैलकुलेशन में टाइम सेव कर लेंगे। भाई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई थी, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा अपना। अगर आंसर भी हाफ आ जाएगा तो हाफ लिख दो। 7.2 का हाफ कितना आएगा, 2 × 3 = 6, ये 3.6 न्यूटन आ जाएगा। ये कितना आ गया, F2 का आंसर आ गया। अब आपके पास में कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, देखो अब आपको नेट फोर्स पता करनी है और आपको फॉर्मूला पता है, F1 माइनस F2 अभी समझाया था मैंने। तो 7.2 माइनस 3.6, आंसर आ जाएगा आपके पास में 3.6 न्यूटन। तो इस तरीके से भी देखो क्वेश्चन आ जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, अलग तरीके का क्वेश्चन था एकदम। यहाँ पर लाइन चार्ज और डाइपोल दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा था। जब ऐसे कॉम्बिनेशन में चीजें आती है ना, तो क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको दे रखा है एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेंटीमीटर, सॉरी कूलम परसेंट, कूलम पर मीटर। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर। तो भाई एक वायर है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने दिखा, ठीक है जी। अब इसके बाद डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्राइव करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, एकदम लॉजिक से हट करके, मतलब जो लोग, जो चीजें आप लोग वहां पर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो, देखो उससे थोड़ा सा भी अगर कंडीशंस को अलग कर दिया गया ना, तो देखो ये एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो है आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करो। अब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहां पर उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर किसके बराबर होगी, भाई जो फोर्स लग रही होगी वायर और इस चार्ज के बीच में, है ना। वायर नहीं है यहाँ पर, ये लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज है। ये जो लाइन चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, अभी हमने पढ़ा भी था ना ये, F = QE, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब देखो यहाँ पर अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो mv² पहले मैं लिख लूं, mv² आ जाएगा RQE, ठीक है जी। अपॉन में तो कुछ नहीं है, चलो 1 लिख लिया मैंने। अभी देखो 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, QER। अब आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में क्या हुआ, 1/2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर 1/2 QER। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमें चीजों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, क्यू कितना है भाई, यहाँ पर ई के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड हमने रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मान लो ये जो रेडियस था इसका, ये आर था जिस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा समझ लो कि ये तो हो गया लाइन चार्ज, है ना, ये हो गया आपका लाइन चार्ज। और ये जब ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही होगी इनके बीच में, है ना, तो फोर्स कितनी होगी, क्यू ई लिख दिया, देखो यहाँ पर ये मेंशन करा था हमने, क्यू ई मेंशन करा था। तो ई क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये डिस्टेंस कितना है आर। देखो लाइन चार्ज की वजह से अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या होता है, क्यू की वैल्यू तो देखो पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने पढ़ा है क्यू इंटू टू लेमडा अपॉन आर, ये होती है। अच्छा एक आर यहाँ पर पहले से ही आ रहा है देखो, तो आर से आर कैंसिल हो गया। जब इस तरीके से चीजें कैंसिल होती है ना, तो इसका मतलब आप लोग समझा करो कि हमारा क्वेश्चन जो है भाई साहब सही डायरेक्शन में जा रहा है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 ए लेमडा ई। ए क्या चीज है, ए की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू ई। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, अदरवाइज यही जो है इसका फॉर्मूला आ चुका है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू ई। ये जो है भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, यही आपको डराइव करना था यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से टॉपिक आपका वही है जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन देखो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से पूछ ली गई तो भाई आपको बताना पड़ेगा फिर वहां पर। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि भाई ये टॉपिक नहीं था सिलेबस में, लाइन चार्ज आपका टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज हुई, ये आपका टॉपिक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे, मैं थोड़ी ना लगाऊंगा क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते ना। क्लास 12th के लेवल पर आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो बच्चों आ जाता है। इसके बाद बी पार्ट देखिए आप यहाँ पर क्या है, प्लॉट अ ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब आपका जो ये फॉर्मूला आया है ना यहाँ पर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू ई, ये जो फॉर्मूला आया है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले ये चेक करिए कि काइनेटिक एनर्जी और लेमडा क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। अब सामने है आपके फॉर्मूला, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर कभी दो चीजें बच्चों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों और उन्हीं के बीच में ग्राफ बनाना हो, तो याद रखो आप लोग कि आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, अगर जिन चीजों के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो दो पार्ट थे इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। मैं आपको यहाँ पर लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, और क्वेश्चन का तरीका करने का वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतल पानी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल ऑफ मास, इतना मास एक पार्टिकल का, इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजेंटल शीट। तो भाई एक शीट है आपके पास में, ठीक है, एक इस प्रकार से शीट है, शीट के ऊपर जो है ये ऊपर रखा हुआ है पार्टिकल, इस पार्टिकल का आपको मास दे रखा है, और इस शीट पर क्या है, चार्ज है, इस शीट पर चार्ज प्रेजेंट है, और ये शीट और इस ये जो पार्टिकल है, रुक जाओ मैं अलग से बना देता हूँ पार्टिकल दोबारा, ये रहा पार्टिकल, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अच्छा ये तो कैप्ट ओवर है, यानी कि शीट पर ही रखा हुआ है, ये तो शीट पर रखा हुआ है, कैप्ट ओवर का मतलब शीट पर ही प्रेजेंट है। अच्छा शीट की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है बच्चों, शीट की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, यानी कि सिग्मा दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल। मतलब अगर इसको जो है रिलीज कर दिया जाए तो ये फॉल ना करे। अच्छा रिलीज कर रहे हैं और फॉल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये चार्ज जो है, ये पार्टिकल जो है इस शीट पर ना होकर के कुछ डिस्टेंस है इसके बीच में, समझ रहे हो, ये जो है कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कि हम इस पार्टिकल को अगर छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ ना गिरे, शीट की तरफ ना गिरे, वहीं का वहीं एयर में ही सस्पेंड रहे, झूलता रहे इस तरीके से, है ना। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा बेटे तब हो सकता है, देखिए जब ये शीट की वजह से पार्टिकल पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे, और वो इसके वेट को क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी। तो आप यही लॉजिक यहाँ पर यूज करिए कि फोर्स जो लगेगी शीट की वजह से वो mg यानी कि वेट के बराबर होगी। फोर्स जो लगेगी शीट की वजह से वो कितना होगी बेटा, क्यू ई होगी। अब ई क्या चीज है भाई, जहां पर ये पार्टिकल है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी शीट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना इसकी वजह से, आपने पढ़ भी रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। यार बताना क्या है, चार्ज, चार्ज बताना था। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा mg/सिग्मा, नहीं नहीं नहीं, सिग्मा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप उठा करके सारी वैल्यूज को रख दो, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। देखो मास कितना दे रखा है, 9 × 10⁻⁻5, जी की वैल्यू 9.8 होती है आपको पता है,
उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये भी आपको पता है 8.85 10⁻12 और अपॉन में सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा अपने को दे रखा था क्वेश्चन में 5⁻⁻5। इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्व करके इसको जो है हमारा आंसर आ जाएगा 312.2 और पावर जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा पावर? 12 और 5 अच्छा ये तो पावर कैंसिल ही हो गई ना, तो 12 पावर रह जाएगी, यहाँ पर 12 पावर रह जाएगी, आगे आ गया कूलम। तो इतना जो है ना आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप उस पार्टिकल को छोड़ दोगे शीट से कुछ ऊंचाई से छोड़ दोगे और जो पार्टिकल है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, शीट की तरफ नहीं गिरना चाहिए, वहीं एयर में ही सस्पेंड रह जाएगा। आई होप आप लोग मीनिंग समझ गए होंगे। तो इतना जो है चार्ज हमें देना पड़ेगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला भी क्वेश्चन 2019 में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई एक चार्ज आपने लिया, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक शीट। ठीक है जी, एरिया भी दे रखा है देखो शीट का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों शीट की वजह से आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना। सिग्मा होता है आप लोगों को पता है क्यू अपॉन एरिया होता है, तो वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए चार्ज आपको दे रखा है, वो वाली वैल्यू आप पुट कर लो, कर ली। उसके बाद 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, उसकी भी वैल्यू पुट कर लेंगे। और एरिया एरिया भी आपको दे रखा था 200, वो भी आपने पुट कर लिया। इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आ गया वही अपना आंसर बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.005। ठीक है, 0.005 और पावर एडजस्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 12 में से 4 गया 8, तो भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे दोस्त। अगर आप इसको प्रॉपर्ली लिखोगे तो 5 इंटू 3 पावर कम हो जाएंगी, यानी कि 5 इंटू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है शीट। अगर देखो शीट जो है एक्स वाई प्लेन में है तो याद रखना इसका एरिया वेक्टर अगर जरूरत पड़ जाए तो वो किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि के कैप की डायरेक्शन में होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स आपको बच्चे यहाँ पर बताना है, फ्लक्स बताना है थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस। एक सर्कुलर एरिया है, उसका रेडियस आपको दे रखा है इतना। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई सर्कुलर रेडियस का? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसको भी आप अगर लिख लेते हो 3.14 से मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ जाएगा? 3.14 तो उसमें होता ही है, ये आ जाएगा चलो कोई बात नहीं, बाद में पुट कर लेंगे, है ना, क्या पता कैंसिल हो जाए। तो पहले पहले क्यों टाइम बर्बाद करना है यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं। इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया, नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया यानी कि नॉर्मल टू सरफेस। जब भी आपसे कहा जाता है कि नॉर्मल नॉर्मल टू सरफेस, देखो मैं थोड़ा टाइम लूंगा तुम्हें यहाँ समझाने के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल टू सरफेस, ये चीज एंगल बना रही है किसके साथ? विद जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है। तो नॉर्मल टू सरफेस का मतलब होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए एरिया वेक्टर जो है, देखिए एक्स वाई प्लेन में थी शीट, ठीक है, पहले थी, लेकिन उसने क्या किया वहां पर क्वेश्चन में कह रखा है इन्होंने कि एंगल और बना रहा है। तो तो इसका मतलब ये होगा, हाँ ठीक है। देखो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर है तो इसका मतलब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ये हमसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमें ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के कैप की डायरेक्शन में। रीजन क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। सरफेस है बेटा एक्स वाई प्लेन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? के कैप की ही तो डायरेक्शन में आएगी। आई होप आप लोग मीनिंग समझ गए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक चीज दे रखी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गई कि के कैप की डायरेक्शन में है, तो ये भी तो भाई के कैप की डायरेक्शन है। और एरिया वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है यहाँ पर? के कैप के साथ बना रहा है। इसका मतलब एरिया वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है।
मैं आपको ये जो डिटेल यहाँ पर समझा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल के लिए ही समझा रहा था। क्योंकि अगर ये चीज बेटा गलत हो गई ना, तो चाहे तुम्हें फॉर्मूला पता हो, चाहे तुम वैल्यूज पुट कर दो, भले से कैलकुलेशन कर दो सही सही, लेकिन तुम्हारे मार्क्स वहां भी कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इतनी देर लगाई इसको आप लोगों को समझाने के लिए। थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा। उसके बाद में, हाँ ठीक है, तो क्या पूछा गया है बेटा हमसे? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पेन चेंज करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, ई डॉट ए, यही तो होता है। अब ई कितना होगा? शीट की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसको लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिख लेते हैं ई ए कॉस 60, क्योंकि एंगल 60 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया भाई? एरिया। और कॉस 60 कितना हो गया? 1/2। सिग्मा देख लो भाई कितना है? सिग्मा है 5 × 10⁻⁻16। ठीक है, लिख लिया था हमने पहले। एरिया, एरिया कितना आएगा भाई? ये रहा एरिया, 0.015। कितना हो गया एरिया? उसके बाद में ये देखो, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है, इनको क्रॉस, ये क्रॉस नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻12। इस चीज को जो है हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। देखो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा इसको? 0.004। और पावर कितनी आ जाएगी देख लेते हैं एडजस्ट करके। 16 ऊपर जाएगा, ये कितना बचेगा? माइनस में 4। क्या आया भाई? ये फ्लक्स आया अपने पास में। ठीक है, तो ये इतना जो है फ्लक्स आपके पास आ जाएगा। मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ आंसर, 0.004 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इसको याद करके चलना पड़ेगा। कि आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, कि 1/εo अगर ये जैसे कहीं पर आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप इनको जल्दी से याद रख लोगे तो आप लोगों को ना एग्जाम में जो है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि 1/εo अगर आपको डायरेक्ट पुट करना हो कहीं पर, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए इसकी वैल्यू होती है 0.113, और पावर जो माइनस हुआ करती थी वो प्लस हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू हुआ करती है। अगर आप याद रख पाएंगे तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर वैल्यू को यूज करके आंसर निकाल सकते हो, जल्दी हो जाएगा दूसरों से क्वेश्चन। तो आप लोग आगे निकल जाओगे और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को ना याद करके चला करो, आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस आपको दे रखा है। एक स्फेरिकल कंडक्टर आपने बना लिया, इसका रेडियस आपको दे रखा है आर, मान लिया हमने आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं भाई, हैज अ चार्ज, इस पर चार्ज भी दे रखा है आपको। चार्ज है बेटा 1.6, पावर दे रखी है -7 कूलम। सारे सरफेस पर ये बिखरा हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर? आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड होगी 0। क्यों होगी 0? क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है, सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ लाई कर रहा है? सरफेस पर लाई करेगा। और इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाती है? 0 हो जाती है। ये चीज तो हमने पढ़ भी रखी है, डेरिवेशन में पढ़ रखी है हमने, जो स्फेरिकल शेल वाला जो डेरिवेशन था वहां पर हम पढ़ते हैं कि इंटरनल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। चलिए जी, इसके बाद बी पार्ट पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या दे रखा है बी पार्ट में? जस्ट आउटसाइड स्फेयर, जस्ट आउटसाइड स्फेयर कितनी होगी? जस्ट आउटसाइड स्फेयर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखिए। जस्ट आउटसाइड स्फेयर, या फिर आपको कह दिया जाए जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, या ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो याद रखना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बहुत ध्यान रखा करते हैं, फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप लोगों को यही चीज तो थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है कौन सा नहीं। सिग्मा देखो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए 1/εo। क्यू कितना आ जाएगा बेटा? चार्ज देखो अपने को दे रखा है 1.6, पावर कितनी हो गई? -7। एरिया, एरिया नहीं दे रखा हमको, तो एरिया देखो कितना होता है, कैलकुलेट करके चलेंगे, 4πr², यानी कि 4, रेडियस आपको दे रखा है 12, तो 3.14, और भाई 12 का स्क्वायर 144, और पावर आ जाएगी -4। देखो क्यों आएगी? सेंटीमीटर की वजह से आएगी। इसको देखो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे कैलकुलेट, लास्ट में जाकर के कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कैंसिलेशन हो जाए। तो एरिया कितना आ जाएगा? 4 × 3.14 इंटू 144 इंटू पावर आ गई बेटा -4। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू रखी है अभी हमने। अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आएगी। बट आप एक काम करो ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि भाई 1/εo है ना, 1/εo 0.33 पावर होता है प्लस में 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर लो डायरेक्ट। जब 1
एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो ऊपर आएगी ये वैल्यू 0.13113 पावर हो गई 12। अब इसको देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करने में। डिवाइड में जाती है चीज तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाती है कैलकुलेशन, बजाय कि न्यूमरेटर में जाने का। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको जो है सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अपना। इसको बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 2.07। पावर देख लेते हैं कितनी आ जाएगी यहाँ पर। ये हो जाएगी 12 और 4 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9 बचे। ठीक है, तो प्लस का 9 बचेगा, सॉरी ये प्लस का 9 बचेगा। ये जो है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन से ज्यादा आपको फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल जल्दी करना है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर यूज किया, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नहीं अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या है देखिए, थर्ड पॉइंट। एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, वहां पर आपको बताना है। तो देखो ये आपने पढ़ रखा है कि जस्ट आउटसाइड तो हो गया, लेकिन आउटसाइड स्फीयर अगर कोई दूर पॉइंट है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, है ना। पढ़ रखा है हम लोगों ने। 9 × 10⁻⁹ चार्ज हो जाएगा मेरे बच्चे 1.6, पावर कितनी आ जाएगी -7 अपॉन में। अब की बार जो आर होगा ना वो 18 सेंटीमीटर होगा। तो 18 × 18 और पावर कितनी आ जाएगी, 18 × 18 और पावर आ जाएगी बेटे -4, क्योंकि सेंटीमीटर में था वो वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18, 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.8 और फिर ये आ जाएगा 0.4, ये बनेगा 9। तो 0.4 अपॉन में 9 और पावर आ जाएगी सॉल्व करके, देखो 4 गया ऊपर, 9 × 4 = 13, 13 में से 7 गया तो 6 बच जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर ही लेते हैं, आंसर आ गया बस अपना। तो 9 × 6 = 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 9 × 4 = 36। ठीक है जी। तो ये कुछ इतना आंसर आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁶। ये क्या चीज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है और न्यूटन पर कूलम में अपना ये आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे इसमें। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई आप लोगों से तीनों पार्ट के लिए। और देखो 2000 कब आया हुआ है, 2018 में जो है ना आपका क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली बोर्ड के अंदर जो है ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों के यहाँ भी आ सकता है, चांसेस हैं। तो प्रैक्टिस करने में तो कुछ जा नहीं रहा है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अ कंडक्टर, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, फिर से एक स्फीयर दे रखा है और उसका रेडियस आपको वहां मेंशन है। रेडियस कितना मेंशन है बेटा, 10 सेंटीमीटर वहां पर रेडियस मेंशन है। सेंटीमीटर छोड़ो, 10 ही लिख लेता हूँ, ध्यान रहेगा। 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूर सेंटर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आपको दे रखी है, पूछा नहीं गया है। मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर पर दूर कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 1.5, पावर कितनी है बेटा 3 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो रेडियली इनवर्ड है। अब रेडियली इनवर्ड कब हो सकती है, जब इस स्फीयर पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव टाइप का चार्ज होगा, तब रेडियली इनवर्ड रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर सी बात है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर, आपसे चार्ज पूछा गया है इस बार, और क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर 2021 में। 21 में तो पेपर ही नहीं हुए थे, सैंपल पेपर में आया था ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, के Q/r²। इसको सॉल्व कर लेते हैं सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में। के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। चार्ज आपको बताना है, डिस्टेंस है 20, स्क्वायर कर दिया, पावर आ गई -4। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है 1.5 10⁻³ इतना काम हो गया। चार्ज देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.5, उसके बाद 20 का स्क्वायर 400। अब ये 3 है और ये -4 है तो -1, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बच जाएगा 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15×4 = 60, यानी कि 6 बचा यहाँ पर और आगे के 2 जीरो आ गए ये वाले। पावर आ गई यहाँ पर -1, अपॉन में आ गया बेटा 9। ये जो 9 है इसको ऊपर ले जाते हैं, -9 हो जाएगा तो -10 बन जाएगा ये। यहाँ आ जाएगा 3 3 = 9 और ये आ गया 200। 200/3 का मतलब होता है, पावर और लिख लेते हैं, 200/3 का मतलब होता है 66.6, और पावर कितनी है -10। इतना जो है चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस स्फीयर पर। चार्ज का टाइप भी मैंने बता दिया, देखो साथ साथ आपको पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हमने पता कर लिया। कैसे, अपने को डायरेक्शन पता था ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन जो है इनवर्ड है। इनवर्ड तभी हो सकती है जब चार्ज कैसा हो स्फीयर पर, नेगेटिव चार्ज होगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको कह रखा है कि दो शीट है हमारे पास। एक ये रही शीट, एक शीट ये रही। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है बेटा, मतलब डेंसिटी की फॉर्म में है, -2 सिग्मा और सिग्मा। इसको मान लूंगा बच्चों में सिग्मा 1, और इस वाले को मैं मान लूंगा सिग्मा 2। दोनों के बीच में गैप भी दे रखा है आपको। वैसे तो हमारे गैप का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन डी दे रखा है तो लिख लिया आपने। अब देखिए, आपको क्या करना है, रिड्यूस एक्सप्रेशन। पहले पार्ट में आपसे कहा है कि फर्स्ट शीट के लेफ्ट में एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता। तो पहली शीट के लेफ्ट में ये रहा, इस पॉइंट को पी मान लिया, और इस पॉइंट पर पहली शीट की वजह से ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरी शीट की वजह से ऐसे होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि E1 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और E2 है नेगेटिव चार्ज की वजह से। आई होप आपको क्लियर है ना। देखो बी पॉइंट में कहां पर पूछा है, राइट ऑफ सेकंड शीट। मैं पहले ये सारी डायरेक्शंस को मेंशन कर रहा हूं। ये जो सेकंड शीट थी इसके राइट में, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से शीट की जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज जो था उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे डायरेक्शन में, यानी कि इधर हो जाएगा इवन। अब सी पार्ट में देखो बिटवीन द टू शीट्स है, तो एक और पॉइंट में यहां पर मान रहा हूं, इस पॉइंट को लिख रहा हूं आर। पॉजिटिव शीट की वजह से होगा शीट से दूर, और नेगेटिव शीट की वजह से होगा शीट की डायरेक्शन में। देखो लॉजिक कुछ ऐसा बन रहा है कि आर पॉइंट पर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जो पी और क्यू पॉइंट है वो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। इतनी सारी चीजों का अगर आपने ध्यान कर लिया, तो अब आगे जरा बात सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से पॉइंट की, पॉइंट पी की बात करते हैं। पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2 माइनस E1। रीजन क्या है भाई, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E1 का मैग्नीट्यूड कम है, सिंपल। तो E2 कितना हो जाएगा, देखो E2 होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। सिग्मा 2 आपको दे रखा है 2 सिग्मा, और सिग्मा 1 आपको कितना दे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कितना आंसर आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास आंसर निकल करके आया। और ये कौन से पॉइंट का है, ये पी पॉइंट का है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ईपी लिख लिया। अब चलिए बात करते हैं अगले वाले पॉइंट के लिए, जो दूसरे पार्ट का आंसर होगा। अगला पॉइंट होगा फॉर पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट की बात कर ली जाए। क्यू पॉइंट पर भी आप देख रहे थे कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये रहा क्यू पॉइंट। तो यहाँ पर भी देखो रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा, यानी कि E2 माइनस E1। तो आपका आंसर जब वही आएगा तो ऐसे ही लिख दो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या लिख दो आप, सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा है, तो आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप आ गए थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो किसके लिए है, आर पॉइंट के लिए। देखिए पॉइंट आर पर जब आप पहुंच गए तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आए, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। E1 प्लस E2 आएगा मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रॉपर्ली लिखा करो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो, क्योंकि बेटा फॉर्मूला का मार्क होता है आधा। अगर वो आधा मार्क आपको नहीं मिला तो फिर मार्क कट जाएंगे, फिर आप रोते फिरोगे कि नंबर नहीं मिले। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा वाला है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर बना आपका 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। ये किसके लिए आ रही है बेटा, थर्ड पार्ट के लिए आ रही है, बिटवीन द शीट्स वाले पार्ट के लिए आ रही है। ये हो गया ER, ये हो गया EQ, और वो वाला हो गया था EP। तीनों पॉइंट के लिए आपने निकाल दिया कितने आसान तरीके से। तो ये था आपका शीट पर बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, एक तरीके का कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पर ये। बट डिफरेंस एक है कि दोनों शीट पर चार्ज जो है वो अलग अलग दे रहा है। 8th क्वेश्चन था ये। इसके बाद में 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है अपने पास, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इनर रेडियस, अच्छा इनर रेडियस आउटर रेडियस, इसका मतलब ये खोखली है। तो भैया बना लेते हैं एक खोखली स्फेरिकल शेल। ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। यार ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, दोबारा बनाता हूँ। ये हो गया इनर, नहीं 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 नहीं, आउटर। ये हो गया भाई यहाँ पर इनर। ठीक है जी।
ध्यानपूर्वक हमने जो है बना लिया। इसका रेडियस कितना दे रखा है भाई, R1, और बाहर वाले का रेडियस कितना दे रखा है, R2 दे रखा है। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इस पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज, ठीक है। ये इस तरीके से मतलब खोखली है, ये समझ पा रहे हो। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बना करके दिखाऊं। ये जो है ना, ये इतना इसमें जो मेटेलिक पार्ट है, और ये अंदर की साइड से क्या है, खोखली है। समझ गए आप लोग किस तरीके से चार्ज जो है इस वाले पार्ट पर प्रेजेंट है, जहां पर मेटेलिक पार्ट था, जो मैंने ग्रीन पार्ट से भी मेंशन करा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद देखो ए पार्ट, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। आपने क्या करा, यहाँ पर सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज ला करके रख दिया। चलिए जी, अब इसके बाद बात सुनो। फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर सरफेस पर बतानी है। तो इनर वाले सरफेस पर हो जाएगी भैया सिग्मा आई, और आउटर वाले पर हो जाएगी सिग्मा नॉट। समझ में आ गई बात। इनर वाले पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इनर वाली तरफ कितना चार्ज है, चार्ज इनर साइड पर, अपॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है फॉर्मूला सिग्मा का, है ना। यही होता है ना, ना 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 ना, ये नहीं होता। गड़बड़ कर दिया। ये नहीं होता, एरिया होता है। क्या आएगा, एरिया। एरिया किसका, इनर वाले सरफेस का। ऐसे ही सिग्मा नॉट क्या हो जाएगा, चार्ज जो आउटर सरफेस पर है, एरिया जो आउटर सरफेस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, आपके पास, आपने जब इस स्मॉल क्यू चार्ज को सेंटर पर रखा, तो ये क्या करेगा, ये जो मेटेलिक वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ले। सेंटर पर जो चार्ज रखा है, मेटेलिक शीट में से, जो मेटेलिक स्फीयर है खोखला, उसमें से माइनस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर, ये जो इनर वाली सरफेस है इस पर जो है आने लग जाएगा। बताइए जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, कितना चार्ज आएगा, बात सुनो ये वाली भी, ये वाली बात भी सुनो। आपका यहाँ पर चार्ज आएगा, 1 मिनट पहले तो मैं इसे रफ कर दूं, माइनस क्यू नॉट, मतलब कैपिटल वाला क्यू नहीं आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव क्यू था, तो इस पूरे में से माइनस क्यू चार्ज को खींच लेगा। भाई टोटल चार्ज कितना था, क्यू, उसमें से कितना खींच लिया, माइनस क्यू, तो कितना चार्ज बच गया, क्यू। क्या बताऊं मैं, कितना बच गया। देखो माइनस क्यू तो इसमें से खिंच गया, इसका मतलब जो बच गया वो कितना हुआ, वो हुआ प्लस क्यू बच गया होगा, और क्यू इसमें पहले था, तो क्यू प्लस क्यू रह गया होगा। आइए आपको बात समझ में, ये वाला चार्ज कहाँ रह जाएगा, आउटर सरफेस पर, और ये वाला चार्ज कहाँ आ गया, इनर सरफेस पर आ गया। ये समझ में आई, सीधी सी बात है। देखो इनर वाली सरफेस पर अगर इतना चार्ज आ गया, किसमें से आया, टोटल वाले में से आया, तो टोटल वाले में से इतना ही चार्ज पॉजिटिव भी तो रहा होगा, वो बच गया, तो ये रहा। और इसके सिवाय कुछ और चार्ज भी रहा होगा, तो वो कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ऐसे करके लिखो इसको, थोड़ा ऐसे करके तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यू प्लस, प्लस नहीं यार, बचा है ना ये तो बचा है तो माइनस करके लिखना पड़ेगा ना। क्यू में से इतना चला गया। अब देखो क्लियर हुई बात। ये आ गया था इनर सरफेस पर, टोटल था क्यू, उसमें से घट गया, वही कितना घट गया, जितना चला गया, माइनस क्यू। तो आपके पास क्या बचा, क्यू प्लस क्यू। इसीलिए मैंने कहा आउटर पर इतना चार्ज बचेगा। भैया टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के चलो, ठीक है। तो इनर वाले पर कितना चार्ज आ गया भाई, यहाँ पर ये आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया माइनस क्यू, आ गया। एरिया कितना होगा इनर वाले का, 4 पाई R I स्क्वायर। R I मतलब इनर वाले सरफेस का जो रेडियस था, तो वो कितना दे रखा है, वो है 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा आई यानी कि सिग्मा इनर वाले सरफेस की डेंसिटी आ गई मेरे बच्चे। बताओ भाई, बात समझ में आई। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर डिफिकल्ट क्या है, यहाँ पर डिफिकल्ट है जो तुम चार्ज पता करोगे इनर और आउटर सरफेस पर। अगर तुम भाई साहब ये खेल गए ना बढ़िया करके, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सिग्मा नॉट आउटर वाले की बात कर रहा हूं, आउटर वाले पर मेरे को पता चल गया इतना चार्ज बचा हुआ है, तो Q प्लस क्यू इतना चार्ज बच गया। एरिया है 4 पाई R2 स्क्वायर, वो आ गया, और ये बन गई मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे पार्ट की, आउटर वाले पार्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर हो गई है चार्ज वाली बात। अब देखो अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट दे रखा भाई इन्होंने, बी पार्ट, क्वेश्चन आया था 2019 में, ध्यान रखना। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। अब ये कैविटी वाली क्या बात आ गई,
एक मिनट रुको, पहले थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लो। ठीक है जी। अब बेटा जरा ध्यान दो, ये जो अंदर वाला पार्ट बचा हुआ है, भाई स्फेरिकल शेल थी, खोखली थी ना अंदर से, तो ये जो कैविटी है, ये जो खोखलापन है उसका, इसी को कैविटी कहा। समझ में आ गई बात? तो ये जो कैविटी है, ये पूछ रहे हैं, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो खोखलाई जगह है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो चार्ज पर डिपेंडेंट होगी या चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट था, वो उस पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, ये पूछा जा रहा है। समझ में आई बात? वेदर द नहीं, एक मिनट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द स्फेयर इज वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। भाई देखो, ये जो कैविटी है, मैं समझ गया, बात समझाता हूँ। ये जो कैविटी है, ये कह रहे हैं कि भाई इस कैविटी के अंदर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, मान लो, ये आपने मान लिया। मान लिया कि कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या वो इस कैविटी के शेप पर डिपेंड करेगी? कि भाई शेप अगर स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, अगर इसका शेप क्यूबिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। क्या इस चीज पर डिपेंड करेगी? तो अपना आंसर है नो। ठीक, नो, अपना आंसर भैया नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि ये शील्ड का काम करेगी। ये जो कैविटी है, ये शील्ड का काम करेगी। इनसाइड कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाई नहीं करती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। टाइम लगाओ क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को समझ करके चलो। ठीक है, और क्वेश्चन की गहराई तक जाओ भाई, वो क्या बताना चाह रहा है तुम्हें क्वेश्चन। दो चार्ज स्फीयर है, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टू चार्ज स्फीयर्स, चार्जेस उस पर दे रखे हैं भाई इतने इतने, और दोनों 10 सेंटीमीटर दूर है। दे आर ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट, चलो बना लेते हैं। एक ये रहा स्फीयर, एक और स्फीयर है। आइडेंटिकली होंगे क्योंकि दे नहीं रखा। 5 माइक्रोकूलम, और इस वाले पर है 10 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। दे आर ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट, तो ये भाई ये क्या हुआ? इनके बीच में कॉन्टेक्ट बनाया गया। एक वायर से बना सकते हो आप कॉन्टेक्ट, है चार्ज जिससे ट्रांसफर हो जाए। तो कॉन्टेक्ट में ये लाए गए भाई, आइडेंटिकली होंगे। देखो, अगर आइडेंटिकल मान करके नहीं चलोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, है ना। स्फीयर जो है आइडेंटिकल थे, उनको कांटेक्ट में लाया आप, है ना, कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद अलग कर दिया। मतलब आप कांटेक्ट में लाए स्फीयर्स को और उसके बाद आपने अलग कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? जो चार्ज था वो क्या होगा भाई? रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को। टोटल चार्ज कितना था देखो, 15। 10 और 5 15 ही तो होगा। 10 और 5 कितना होगा? 15 ही तो होगा। तो 15 का आधा आ गया होगा इस पर, और आधा चार्ज आ गया होगा इस पर, क्योंकि स्फीयर आइडेंटिकल है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। फाइंड द रेशन रेशन नहीं, रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द टू स्फीयर्स। ठीक है जी, दोनों स्फीयर्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पहले और बाद में, दोनों केसेस में आपको बता। चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर की। ठीक है, ये वाले स्फीयर को 1, ये वाले को 2 मान करके चले। तो सिग्मा 1 हो गई। एक काम करते हैं, सिग्मा 1 नहीं मानते इसको, इसको मानते हैं हम सिग्मा 1 बी बिफोर। ठीक है, ये आपको पता करना है। सिग्मा 2 बी बिफोर, सिग्मा 2 पता करना है। बिफोर वाले में सिग्मा 2 पता करना। ठीक है, तो सिग्मा 1 बी कितना होगा भाई? चार्ज जो था पहले पर, बिफोर कनेक्शन, अपॉन एरिया। एरिया तो सेम रहेगा यार, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो। सिग्मा 2 बी कितना हो जाएगा? चार्ज जो होगा बिफोर कनेक्शन अपॉन एरिया। बात समझ में आई? दोनों का रेशियो ले लो। सिग्मा 1 बी, सिग्मा 2 बी। देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करेगी बात। Q1 बी, Q2 बी। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये देखो आपकी बार ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हाल था, फिजिक्स में बच्चे जो है लटक गए थे। तो इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करके चलो। तो चार्ज कितना है भाई? पहले देखो ये रहा 5 माइक्रो, यहाँ कितना है? 10 माइक्रो। तो भाई माइक्रो कूलम, तो आंसर कितना है? 1:2। कितना आसान क्वेश्चन है। पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन समझ जब जब समझ जाओगे, क्वेश्चन को करना शुरू करोगे,
देर नहीं लगेगी, तुम्हारा आंसर एकदम है। लॉजिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए। बिफोर वाली बात कर ली, अब हम करेंगे आफ्टर वाली बात। ठीक है जी। यानी कि आफ्टर कनेक्शन जब आपने करा था और फिर आपने इनको अलग रखा था, तब क्या सरफेस चार्ज डेंसिटीज होंगी। सिग्मा 1 ए, ए का मतलब इस बार आफ्टर है, ठीक है। सिग्मा 2 ए मतलब दूसरे की चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्शन। सिग्मा 1 ए अपॉन सिग्मा 2 ए, ये आ जाएगा भाई चार्ज जो पहले पर होगा आफ्टर कनेक्शन। अबे यार ये एप्सिलॉन नॉट आ जाता है मेरे से। एरिया आएगा बेटा, ये एरिया। सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, चार्ज जो दूसरे पर होगा आफ्टर कनेक्शन अपॉन एरिया। एरिया फिर कैंसिल करेगा, यानी कि दोबारा बात किस पर आएगी, चार्ज पर बात आएगी। देखो अच्छा करा ना, हमने पहले ही चार्ज पता लगा लिया था। तो अब की बात यार सुनो तो बात, ये दोनों तो चार्ज अब की बार सेम है। अगर सेम है तो भाई रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। हो गया क्वेश्चन। सिग्मा 1 ए अपॉन सिग्मा 2 ए बराबर आ गया 1:। लीजिए बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो गई हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। बहुत सारे लॉजिक मैंने आप लोगों को सिखाए यहाँ पर, किस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करी हमने। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की। एक और वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 1 से, जो जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो सारे क्वेश्चन हम उस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक कीप स्टडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।